ये फिफ्थ जनरेशन J-35 ये कब तक आएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास? रेडार पर नजर ना आना है इस जहाज को। अगर आप क्लोजली देखें तो इससे कोई बॉम्ब नजर नहीं आते आपको लटके हुए, कोई फ्यूल टैंक बाहर लटका हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि वो रेडिएशन रेडार को वापस देते हैं। सब कुछ इसके बैली के अंदर होता है। हमारे पायलट्स और इंजीनियर गए हुए हैं चाइना, ये जो एक तासुर होता है कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑलरेडी। ऐसा नहीं है और टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे ये पता नहीं है कि हमारे जब भी दुनिया ने आपसे जहाज खरीदना है, एक उसकी सलाहियत होती है जहाज की एज पर बुक। दुनिया में जहाज F-16 बहुत ज़्यादा बिका है, तो दुनिया में बहुत जगह बैटल टेस्टेड। ये F-17 थंडर बिक रहा है। अभी लंदन के वाक़े में ये जहाज शामिल था उस ऑपरेशन में। ग्राउंडेड का मतलब ये है कि कॉम्बैट में नहीं लाए गए, कहीं नजदीक भी नहीं थे, नजदीक नहीं लाए गए, क्योंकि उनका अपना ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस जहाज को हम डाल सकते हैं जंग में पाकिस्तान के खिलाफ। अभी जो हमारे मई का इंडिया के साथ हुई जो क्लैश गए झड़प गए, इसमें हम साइबर वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा आगे नजर आए हैं। साइबर कमांड विजिट करके आए, एक प्लान रेडी था कि हम क्या करेंगे, जंग कैसे अनफोल्ड करेंगे। ये इस तरह नहीं होता कि जंग शुरू हुई है तो आप बटन ढूंढ रहे हैं कि अब कौन सा दबाएंगे तो क्या होगा। एक एक जहाज को ट्रैक किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एक ऐसे डिफेंस तज्जियाकार जो एयरफोर्स के हवाले से ऐसी बातें जानते हैं जो आप और मुझे नहीं पता। उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके दिमाग में आते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सिंपली सवाल है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन की बात होती है, अब हमने इंडिया कुछ चले जिस टेक्नोलॉजी में थे हरा लिया, ये फिफ्थ जनरेशन J-35 ये कब तक आएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास? हम दोनों से ज़्यादा इंडियन इंटरेस्टेड है, लेकिन टाइमलाइन में अभी इसलिए नहीं बता सकता कि सीरियस इंगेजमेंट है। यहाँ तक बता सकता हूँ मैं कि बहुत सारे मुल्कों की, इवन अमेरिका के साथ हम बहुत सारी चीज़ों में इंगेज हैं, चाइना के साथ भी इंगेज हैं, लेकिन टाइमलाइन या डेट, क्योंकि इस तरह के जहाज़ ऐसे नहीं होते, कट एंड पेस्ट और फ्लाई करना नहीं होता कि आपने उड़ा कर ले आना है। बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है और ख़ासतौर पर स्टेल्थ जो होता है 4.5 जनरेशन नहीं, ये फिफ्थ जनरेशन है। और फिफ्थ जनरेशन का मतलब है रेडार पर नज़र नहीं आता, और आप जब तक इसकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी और भरपूर ट्रेनिंग नहीं करेंगे उस जहाज़ को एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते। तो ये वो उस तरह का नहीं होता। शायद लोगों के जहनों में ये पिक्चर है कि एक दिन आएगा सुबह उठेंगे तो जहाज़ उड़ाकर हमारे पायलट ले आएंगे। अगर इसने सही एम्प्लॉय करना है, ज़ाहिर है इसकी इंटीग्रेशन, इसकी मेंटेनेंस, बिकॉज ये रेडार पर नज़र ना आना है इस जहाज़ को। अगर आप क्लोजली देखें तो इससे कोई बॉम्ब नज़र नहीं आते आपको लटके हुए, कोई फ्यूल टैंक बाहर लटका हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि वो रेडिएशन रेडार को वापस देते हैं। सब कुछ इसके बैली के अंदर होता है ताकि रेडिएशन बिट बैक ना करे, इसी से ये स्टेल्थ बनता है। हमारे पायलट्स और इंजीनियर गए हुए हैं चाइना, ये जो एक तासुर होता है कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑलरेडी। ऐसा नहीं है और टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे ये पता नहीं है कि हमारे गए हुए हैं, वो तो स्पेकुलेशन चलती रहती है, वो अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि गए हुए। अभी जो ये तेजस वाला वाक़या हुआ है इंडिया का, अब इससे तेजस का प्रोग्राम कितना एक मुतासर हुआ, और स्पेशली जो उसके फ्यूचर प्रोग्राम्स थे, मतलब उसके साथ जो इन्होंने ड्रोन्स करने थे, कैट्स वॉरियर फलां फलां, वो सारे पीछे चले गए हैं। नहीं, पीछे नहीं जाते इस तरह। देखिए, जब भी दुनिया ने आपसे जहाज़ खरीदना है, एक उसकी सलाहियत होती है जहाज़ की एज पर बुक। किताब पढ़ता हूँ, ये कार अच्छी है, मैनुअल है ये, फिर मैं कार को टेस्ट करता हूँ। जहाज़ का भी यही होता है। जब आप ये कर लेते हैं, फिर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एडवांटेज देती है, वो है कॉम्बैट टेस्टेड, बैटल प्रूवन है कि नहीं है जी। दुनिया में जहाज़ F-16 बहुत ज़्यादा बिका है, क्योंकि दुनिया में बहुत जगह बैटल टेस्टेड है। ये F-17 थंडर बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से बिक रहा है? सिर्फ जहाज़ अपनी जगह काबिल है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन अभी लंदन के वाक़े में ये जहाज़ शामिल था उस ऑपरेशन में। अभी जो वॉर हुई, हमारे 200 के करीब F-17 थंडर कॉम्बैट में थे, मई में उड़ रहे थे। हिंदुस्तान के 40 तेजस थे और 40 के 40 को सुलुर एयरबेस इनका है श्रीलंका के बॉर्डर के पास, हमारे से कोई 1000-1500 किलोमीटर दूर, वहाँ भेज दिया गया था, बॉर्डर से दूर। ये कभी जंग में हमारे करीब भी नहीं आए, ये दोनों स्क्वाड जो ये ग्राउंडेड थे सारे। ग्राउंडेड का मतलब ये है कि कॉम्बैट में नहीं लाए गए, कहीं नज़दीक भी नहीं थे, नज़दीक नहीं लाए गए, क्योंकि उनका अपना ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस जहाज़ को हम डाल सकते हैं जंग में पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो मैंने अभी जो मैं बशीर साहब से भी प्रोग्राम में एक बात कर रहा था कि ये जहाज़ जो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके क्रैश के ऊपर, उसका आखिरी जुमला यही है कि इसका मुस्तकबिल डिपेंडेंट है आज के बाद हिंदुस्तान में जो फैसले किए जाएंगे, यानी आया क्वालिटी डिसीजन लेके जाएंगे। मैंने उस वीडियो में कहा कि ये प्रो इंडिया वीडियो है, एंटी इंडिया नहीं है। यानी सीखेंगे क्या हुआ, अगर आप मान लेंगे कि हमसे गलती हुई तो शायद आप इम्प्रूव कर लें, लेकिन अगर आप डिनाइल मोड में रहे और ब्लेम गेम में रहे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का है, पायलट गलत था, ट्रेनिंग ठीक नहीं थी, स्पेयर पार्ट नहीं आए, उनके कोई तजिया नगार मेरे जैसे बैठ के कह रहे हैं वो धोखा हुआ, अमेरिका ने इंजन नहीं दी हमें, जनरल इलेक्ट्रिक धोखा हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी गलत है। तो मैंने तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का पूरा डाटा बताया। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी तकरीबन 4000 जहाज बना चुकी है। ये 46 साल पुराना टेस्टेड इंजन है, 46 साल पुराना, और तकरीबन उतने ही साल इंडिया को हो गए बनाते हुए, बाय द वे, ये जहाज को बनाते हुए। तो ये इंजन नया नहीं बना था जब इन्होंने शुरू सोचा था कि हम बनाएंगे इसके अंदर। अब वो जहाज भी टेस्टेड है, बहुत ज़्यादा F-18 पे, F-117 पे यूज़ हुआ है, और कॉम्बैट प्रूवन इंजन है ये, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। चलें जनरल इलेक्ट्रिक पर आखिरी बात एक और कर देता हूँ। जनरल इलेक्ट्रिक जिसको ब्लेम किया जा रहा है कि अच्छी इंजन नहीं है या ड्राइवर नहीं है, वो
777-9 के इंजन बना रही है। एमिरेट एयर ने $38 बिलियन का सौदा किया इसी दुबई एयर शो के अंदर, उसी कंपनी से 65 जहाजों का बोइंग 777-9 जी। और 130 इंजन अलहदा खरीद रहे हैं वो, और वो यही कंपनी है। और कौन है सबसे नंबर 1 दुनिया की एयरलाइन? एमिरेट एयर। तो अगर जहाज फॉल्टी अपनी जगह हो वो मान लेना चाहिए, इंजन को कहेंगे तो दुनिया जनरल इलेक्ट्रिक को जानती है। अच्छा, ये अभी जो हमारे माई का इंडिया के साथ हुई जो क्लैश कहें, झड़प कहें, इसमें हम साइबर वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा आगे नजर आए हैं। और मतलब समझ नहीं आती, इंडिया एक सॉफ्टवेयर के हवाले से एक इंडस्ट्री है और हम कहीं पे भी नहीं है उनके मुकाबले में कमर्शियल सेंसेस में, लेकिन इसमें हम आगे नजर आए। अब इसको जस्टिफाई इस तरह किया जा रहा है कि जी नहीं जी, इनको लाइव इंटेलिजेंस मिल रही थी, चाइना से मिल रही थी। ये कितनी हकीकत है और हम कितने कैपेबल हैं इस सिस्टम में? साइबर कमांड देखिए, लाइव दें या दूसरी दें, हम साइबर का पीस टाइम में आपको काम करना पड़ता है। मैं इस वॉर से कई हफ्ते पहले भी वह साइबर कमांड विजिट करके आया था। एक एक प्लान रेडी था उनका कि हम क्या करेंगे, जंग कैसे अनफोल्ड करेंगे। ये इस तरह नहीं होता कि जंग शुरू हुई है तो आप बटन ढूंढ रहे हैं कि अब कौन सा दबाएंगे तो क्या होगा। एक एक जहाज़ को ट्रैक किया हुआ था, एक एक लोकल इंडस्ट्री को उन्होंने ट्रैक किया हुआ था, ग्रिड स्टेशन को ट्रैक किया हुआ था कि हमने जंग में क्या करना है। और ये अब का नहीं हुआ था, यही लोग तैयारी कर रहे थे। आप पूछ रहे हैं कि ये हमें इनपुट मिल रही थी, उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। और मैं अमेरिका कनाडा से अभी जुलाई अगस्त में वापस आया था, तो उधर एक सिख ओरिजिन के थे, रिलीजन के इंडियन थे। उन्होंने मेरे से यही पूछा था कि देखिए आपको तो चीन मदद कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब, फुटबॉल जो है दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, मैं रोनाल्डो को मानता हूँ, आप किसी और को मान सकते हैं, नंबर 1 प्लेयर है जी। अगर सियालकोट की कंपनी उसको फुटबॉल दे दे और वो वर्ल्ड कप जिता दे तो हमारी सियालकोट की कंपनी कहेगी कि जंग, ये जो वर्ल्ड कप है ये हमारा हुआ है, ये हमें दें क्योंकि फुटबॉल तो हमारा था। देखिए फुटबॉल सारी दुनिया को मिलते हैं। जो रोनाल्डो करता है, आपको पता है रोनाल्डो के पास पूरे 90 मिनट्स का जो फुटबॉल मैच होता है, 90 मिनट्स का, रोनाल्डो के पास मुख्तलिफ औकात में जब बॉल आती है तो उसको मजमुआ करें, 2 मिनट उसके पास बॉल आती है पूरे मैच में, 90 मिनट में। रोनाल्डो जाना जाता है हुजूर जुल्करनैन साहब 2 मिनट की वजह से, 88 मिनट की वजह से नहीं जाता। क्यों करता है वो बॉल में वैल्यू ऐड करता है। बॉल तो सारी दुनिया वही खेल रही होती है। मियां दाद ने जो छक्का मारा था तो पैसे उस कंपनी को मिले थे जिसका बैट था, मियां दाद को पैसे मिले थे शारजा वाले। तो फिर अच्छा, ये जो जिस तरह आपने बताया, हमारे पायलट कितने उनकी प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है वो किस हद तक है। अब ये J-10C है जो चाइना ने दिया है, हमें दिया है, ये मल्टीपल डोमेन के साथ जिस तरह हमने यूज़ किया है, इवन चाइनीज़ जो जहाज़ हैं उनकी कंपनियों की मार्केट ऊपर चली गई। अब हमारे पायलट किस लेवल पर काउंट होते हैं और खुद J-10C बनाने वाली कंपनी या चाइना इन पायलट्स को कहाँ रेट करता है? देखिए, मैं अभी कुछ अर्सा पहले हेडक्वार्टर गया था और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि दर्जनों एयरफोर्सेज इस वक्त PF के साथ कॉन्टैक्ट करने में, इंगेज करने में, ट्रेनिंग करने में, GF थंडर को स्टडी करने में और अपने मुल्क में डट करने के लिए तैयार बैठे। और ये मैं अक्सर कहता हूँ उसकी वजह ये नहीं है कि हमें वैसे ही अचानक ख्याल आया लोगों को कि पाकिस्तान अच्छा हो गया, JF-17 थंडर अच्छा हो गया, भी नहीं। विक्ट्री हैज़ वैल्यू एंड वैल्यू गिव्स यू पावर एंड देन पावर टॉक्स टू पावर। तो अब ये विक्ट्री हमें पूरी दुनिया में, हमारी वैल्यू में इजाफा क्यों है? रातों रात रेलिवेंट कैसे हो गए हम लोग? दुनिया ने कहा एक ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान को इंगेज किए बगैर आप स्टेबलाइजिंग फैक्टर इस रीजन में नहीं ढूंढ सकते, चाहे वो चाइना के खिलाफ करें या किसी के खिलाफ करें। हम एक फैक्टर है। अब S-500 जब आएगा, हमारी डेप्थ नहीं है। अब पहले भी हमें कुछ वॉक्स भी हमारे पास, वो SAP 2000 है, ये कितना एक जल्दी हमें अपडेट करना पड़ेगा सिस्टम, क्योंकि अगर S-500 आ जाते तो फिर तो हम ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी में थोड़े नीचे चले जाएंगे। ये चीज़ें कितनी जल्दी हम अडॉप्ट करनी चाहिए हमें? देखिए, ये ऑन गोइंग होता है। आप किसी एडेप्शन इतनी देर नहीं लगती। ये जो S-400 को किया है, S-500 का फ़र्क किया है, उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, उसकी लिथैलिटी ज़्यादा है, उसकी डिसेप्शन टेक्निक उसके अंदर ज़्यादा है, स्टेल्थ फीचर थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहली है डिटर्मिनेशन। मैं सबसे ख़तरनाक मिशन इस पूरे कॉम्बैट का जो मई में हुआ था वो उसको मिलता हूँ S-400 वाले को, क्योंकि ये वो मिशन था, ये सुइसाइडल मैं कहता हूँ। मैं उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं 25-25 मिनट की कोई 3 सीरीज़ की उस पर आ रही है। उस पर मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन पायलट्स को इसलिए दे रहा हूँ कि ये लिटिल सेंस में वन वे मिशन था। और क्यों था, आपके व्यूअर्स के लिए मैं आसान कर देता हूँ। ये वो मिसाइल है जो S-400 की बात कर रहा हूँ, जो 600 किलोमीटर पे लॉक करता है और 400 किलोमीटर पर फायर करता है। इस S-400, इसके नाम में 400 का मतलब ये है कि 400 से करीब नहीं आने देता। जिस स्पीड पर ये ट्रैवल करता है वो है माक 15। एक माक होती है 1100 किलोमीटर, ज़रब दें तो 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जहाज़ का इनबाउंड स्पीड होती है मुश्किल से 1000 किलोमीटर पर आवर,
रफली चलें 1200 किलोमीटर, 1000-1100 से ज़्यादा नहीं होती। तो इस स्पीड पे जहाज़ आ रहा है 1000 पे, 17,000 से ये मिसाइल जाता है, तो फिर मार के आ जाना। ना किसी राफेल में हिम्मत हुई इसको इंटरसेप्ट करता। 150 किलोमीटर पर राफेल भी फिर रहे थे, उसकी रेंज में भी ये गया है, ये मैं बता सकता हूँ। और ये भी मैं बता सकता हूँ कि इसकी रेंज के अंदर जाके मारा है, तभी तो जाहिर है वो हिट हुआ जाके, फिर भी नहीं फायर करने दिया। ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन की एक और क्लासिक एग्जाम्पल है जो पीएफ ने, फिर मैं कहूँगा पीस टाइम में प्रैक्टिस की थी, जंग में ख्याल नहीं आया था सिर्फ। PL-15 की रेंज कितना बड़ा सीक्रेट था इस जंग में हमारी जीत के लिए? सारे सीक्रेट होते हैं। PL-15 इंडियन शायद ये समझते रहेंगे हमारे पास कोई एक्सपोर्ट वर्जन है, कोई 140 किलोमीटर वाली है, 150 किलोमीटर वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह 198 किलोमीटर हमने लॉन्गेस्ट रेंज मारी है। और ये बाय द वे वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए है कि दुनिया में आज तक 140 किलोमीटर पर फायर किया गया था आज तक। और किसके खिलाफ था वो आप हैरान होंगे। किसके खिलाफ था? इराकी एयरफोर्स, नो फ्लाई जोन, पूरी एयरफोर्स ग्राउंडेड। एक MiG-25 एयरबोर्न हुआ, अमेरिकन F-15 ने सी ने एक मिसाइल मारा, एमराम 140 किलोमीटर पर तबाह कर दिया। नॉन फाइटिंग, बिल्कुल कोई Non-fighting shot। बिल्कुल नॉन फाइटिंग। यहाँ 125 जहाज हवा में, 85 जहाज उधर से आ रहे, 42 जहाज यहाँ से। CNN BBC की वेबसाइट और अभी भी मौजूद है कि 125 एयरक्राफ्ट गिवन टाइम हवा में थे, बिल्कुल थे, रात को 12:30 बजे। अच्छा, ये जो फ्रेंच कंपनी कह रही है कि हम राफेल तब देंगे तब जब आप ट्रेनिंग लेंगे हमसे, तो ये कितना एक कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने जहाज़ उस प्रोफेशनल एयरफोर्स को दे। इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह राफेल की मार्केट वैल्यू कम की है, ये उनके लिए कितना अहम है और क्या ये शर्तें माननी पड़ती हैं फिर कंसर्न एयरफोर्स को? देखिए, मैं बशीर साहब से भी बात कर रहा था। होता यह है कि जब आपने एक जहाज़ ख़रीदना होता है किसी मुल्क में, तो पहले आपका डाटा चेक करते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, फिर कॉम्बैट बैटल टेस्टिंग चेक करते हैं। मैंने कहा JF-17 थंडर है, तो अब राफेल वाले क्या कहेंगे, हमारा बैटल टेस्टेड है आपका, तो क्या रिकॉर्ड है आपका शर्मिंदगी के अलावा? चले मैं आपको क्विक आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ कि राफेल की हिस्ट्री क्या है शूटिंग डाउन की। राफेल 2001 में इंडक्ट हुआ था फ्रांस की नेवी में सबसे पहले। आज तकरीबन 300 जहाज़ दुनिया में उड़ रहे हैं, 36 इंडिया के पास है, जिसमें से 220 के करीब फ्रांस खुद उड़ा रहा है। आज तक पिछले 24 सालों में टोटल 9 जहाज़ क्रैश हुए हैं राफेल। 4 तो हमने गिरा दिए। नहीं, इनके अलावा 9 क्रैश। इनके अलावा आज तक मई से पहले ठीक है 9 जहाज़ क्रैश किए। 2 आपस में मिड एयर में टकरा गए थे एरोबैटिक्स करते हुए, दोनों पायलट इजेक्ट करके बच गए थे। 7 जहाज़ जो थे 7, उसमें से 6 पायलट अपनी जान से गए, सारे के सारे पीस टाइम में थे। अगर मैं लगाऊं हिसाब 24 सालों में 7 जहाज़ या 8 जहाज़, हर 3 साल बाद एक जहाज़ गिरा एवरेज औसतन। यहाँ पे 1 घंटे में 4 गिरे। ये तो फिर प्रोफेशनल है। फिर फ्रांस की एयरफोर्स को या फ्रांस की कंपनियों को या जो स्टेक होल्डर हैं, उनको अपने इमेज की नहीं फिक्र पड़ेगी। आपने पूछा उनको क्यों फिक्र होती है? उनको फिक्र ही होती है, आर यू बैटल टेस्टेड है हमारा जहाज? हाँ जी है। कितनी आपको, आपने शूटिंग कितनी की, कितने आपने कितनों को शूट किया, तो मैटर करता है, इसलिए मैटर। एक फाइनली क्वेश्चन है कि इस वक्त जो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, स्पेशली पाकिस्तान की एयरफोर्स, इवन हमारे ड्रोन्स, मतलब अब सुनने में ये भी आ रहा है कि काज़लीमा कोई टर्की ने BVR मिसाइल टेस्ट किया है, वो भी हमारा कोई उसमें इनपुट है। हम जिस टेक्नोलॉजी भी खड़े हैं, यहाँ तक इंडिया कब तक पहुँचेगा और हमें कितना एक डर होना चाहिए कि अगर 2, 4, 6 महीने में जरूरत कर सकता है इंडिया फिर हम पे हमला करने की? पहला सवाल आपका ये है कि जो ड्रोन्स, वो हमें UAV और ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एडवांटेज था, और क्रेडिट जाता है पाक फ़िज़ाइया के मौजूदा सरबराह को कि उन्होंने फार साइटेड दिखाई। उन्होंने कहा कि अब फाइटर जहाज़ अकेले नहीं लड़ेंगे हमारी, हम इंटीग्रेट करेंगे इनको दूसरे वेपन्स के साथ, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के साथ करेंगे, हम जैमर्स के साथ करेंगे, साइबर कमांड के साथ करेंगे, सैटेलाइट की पिक्चर लेंगे, और स्पेशली ये ड्रोन या लॉइटरिंग मुनिशन इस्तेमाल करेंगे। हमारे मुनिशन 400-400 किलोमीटर हिंदुस्तान में जाके फिरते रहे, हमसे पकड़ेंगे हमारे, तो हिंदुस्तान को तो नहीं पता था। उनके कमेंटेटर को सुने, सबसे ज़्यादा वो डिस्टर्ब इस पे थे, और इतना ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अपनी एयरफोर्स को कि हमारे प्लानर्स और लीडर्स सो रहे थे जब एयरफोर्स ये डेवलपमेंट खरीद रही थी। तो और सबसे बड़ी आप बात कि आपके व्यूअर्स को खुशखबरी बताता चलूँ, ऑल मेड इन पाकिस्तान। ऑल मेड इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब की गुफ्तगू से कि हमारा दिफा मजबूत है और हर आने वाले गुजरते हुए दिन के साथ ये मजबूत तर होता जा रहा है।